सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश है आसान। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यूज़ ऑफ द, जिसमें कि हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे और बाकी जो होंगे वो एक्सेप्शंस होंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोई भी क्योंकि ये बहुत सारे जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको रूल्स और एक्सेप्शंस, ये एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और स्पेशली डिफेंस में, जैसे कि एनडीए, सीडीएस या एफकेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी लाया हूँ। तो देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में और उनके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। तो अगर कोई यहाँ पर नया है जो इस वीडियो से शुरू कर रहा है, तो वो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकता है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने पहले क्या पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में, और आज जो ये वीडियो है ये टोटली उससे लिंक है, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, ऐसा गोल्डन रूल बताने वाला हूँ द के रिस्पेक्ट में, जो कि शायद ही आप लोगों को पता होगा। जिनको पता है उनका तो ठीक है, पर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूल या गोल्डन रूल कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके दोनों में, जैसे स्पीकिंग में भी और आपके राइटिंग में भी, दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं आप उसको। और वो बहुत ही ईजी रूल है। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ द, जिसमें कि पहला रूल है कि द इज़ यूज बिफोर जोग्राफिकल फीचर्स। तो देखिए, जो जोग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, प्लेन्स, आइसलैंड, रिवर्स एक्सेट्रा। जैसे हम जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें माउंटेन रेंजेस आ सकती हैं, जैसे जो होती है हिमालय, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो ये सारी जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें एक समूह है, जिसमें जो कंस्टिट्यूट करती हैं बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स को, उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। वैसे ही डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट होते हैं सहारा, थार और ऐसे बड़े बड़े डेजर्ट जो पूरे वर्ल्ड में है। तो वो हो गए, और प्लेन्स हो गए, आइसलैंड्स हो गए, और रिवर, जैसे पिछली वीडियो में एग्जांपल बताया था गंगा के बारे में। तो वैसे ही रिवर्स और बाकी सारी बहुत सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, तो उनके आगे हमेशा द का यूज़ होता है। जैसे आपको स्पॉटिंग एरर में दे दिया जाएगा कि कुछ भी आपको ज्योग्राफिकल फीचर दिया होगा और उसके आगे द नहीं दिया होगा, और आपको बताया होगा कि इस पर स्पॉटिंग एरर कहाँ पे है। तो आप जैसे ही ज्योग्राफिकल फीचर को देखेंगे तो आपको तुरंत उस टाइम ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमने रूल क्या पढ़ा था, कि हमेशा ज्योग्राफिकल फीचर्स के आगे द आता है। और वहाँ पे आप सीधा सीधा ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसमें द होना चाहिए। अगर रीज़न मांगा है तो रीज़न में आप लिख सकते हैं कि इस पे द होना चाहिए, और अगर रीज़न नहीं मांग रखा है तो तब तो ठीक ही है, तब तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे द हिमालय है, द पैसिफिक ओशियन, द दून वैली, द थार डेजर्ट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि वी नेवर यूज द विद द नेम ऑफ सम माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट, माउंट रशमोरे और एक्सेट्रा। मतलब कि इन ये जो माउंटेन्स हैं, क्योंकि इनके आगे अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हम माउंटेन रेंजेस के आगे तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिंगल माउंटेन्स हैं हम इसके आगे द का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसके आगे द का यूज़ ना करने का एक बहुत ही ये कारण है कि होते हैं ये केवल माउंटेन्स हैं, मतलब कि ये एक माउंटेन रेंज के अंदर कंस्टिट्यूट करते हैं। और जो माउंटेन रेंज है वो एक पूरी पर्वत श्रृंखला, जैसे हम पर्वत श्रृंखला बोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे माउंटेन्स आ जाएंगे, लेकिन ये जो है सिंगल एक माउंटेन है, तो इसमें हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। अब जो दूसरा रूल है वो है बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन मतलब कि एक प्रॉपर चीज़, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि विशाल इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पर कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि विराट कोहली क्या है, विराट कोहली को हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट मतलब उनका प्रोफेशन है। तो वो उस चीज़ के लिए एक उस चीज़ के प्रॉपर खिलाड़ी हैं, मतलब कि हम क्रिकेट विराट कोहली को जानते हैं क्रिकेट की वजह से। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, विशाल जो है एक कॉमन पर्सन है, हमारी क्लास का एक कॉमन बच्चा है, तो हमने उस कॉमन नाउन को कंपेयर किसके साथ कर दिया, प्रॉपर नाउन के साथ कर दिया। तो उस टाइम पे जब भी हम किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करेंगे
तो उस टाइम पे जो प्रॉपर नाउन होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे द आएगा, ना कि कॉमन नाउन के आगे। यहाँ पर द विशाल नहीं कह सकते हम। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से कॉमन पर्सन का कंपेयर कर दिया एक ऐसे पर्सन के साथ जो किसी चीज़ में पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ यूरोप। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो शेक्सपियर है उसको हमने एक उपाधि दे दी। जैसे कालिदास तो इंडिया के थे, लेकिन हमने उसको क्या कह दिया, कालिदास एक प्रॉपर पर्सन है, मतलब अपनी किसी चीज़ से एसोसिएटेड है, जैसे उनकी बुक्स हैं, लिटरेचर से वो एसोसिएटेड हैं। तो और शेक्सपियर भी क्या है, शेक्सपियर भी लिटरेचर से एसोसिएटेड है और वो यूरोप के हैं। तो हमने अपने मतलब एक तुलना कर दी उनके बीच में, एक वो लिंक बैठा दिया उनके बीच में कि शेक्सपियर क्या है, कालिदास हैं, कहाँ के, लेकिन यूरोप के, ना कि इंडिया के। तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। और देखिए यहाँ पर भी जो कालिदास है वो प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि शेक्सपियर एक कॉमन पर्सन है। उनकी तुलना हमने किससे कर दी, कालिदास जो एक प्रॉपर पर्सन है, लिटरेचर जिनका एक सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमने उनका कंपैरिजन कर दिया, दोनों का लिंक बिठा दिया उनके बीच में, और यहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे द आ गया। तो ये रूल जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं चलिए दूसरे तीसरे रूल की तरफ। जो तीसरा रूल है वो कहता है बिफोर डिस्क्रिप्टिव्स नेम। अब डिस्क्रिप्टिव्स क्या आते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स का यहाँ पर ये जो लिख रखा है ये इनका क्या है, मीनिंग है। ये हिंदी मीनिंग है और ये इंग्लिश मीनिंग है, ताकि आपको समझ में आ सके। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, वर्णात्मक। वर्णात्मक जैसे ये लिख रखा है कि अ कंपनी और ट्रेडमार्क और एन एसोसिएशन, एसोसिएशन या एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, विच क्लियरली डिस्क्राइब द गुड सर्विस पीपल्स विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। अब कोई भी जैसे मान लिया एक समूह है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है, तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारे लोगों को वो बहुत सारे लोगों का एक समूह होगी, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होगी। तो उस ग्रुप को, लेकिन अगर कभी हम लोग बोलें कि जैसे उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाएंगे एक साथ एक जगह पे, तो हम वो अपने किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी कंपनी को। तो जो कंपनी का नाम होगा उससे वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे के सारे दर्शाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ब्रिक्स है, यूएसएसआर है, आसियान है, G20 है, G5 है, कॉमनवेल्थ है, यूएसए है, और बहुत सारे और भी जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ब्रिक्स का। ब्रिक्स आपने सुना होगा कि ब्रिक्स एक समूह है जो कि 5 देशों से मिलके बना हुआ है। ये पहले 4 ही देश थे, लेकिन 2010 में जो है इसे एक और देश ने जॉइन कर लिया है, वो था साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो जो देशों से मिलके बना हुआ है वो क्या क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अब देखिए जब कभी भी हम लोग ब्रिक्स बोलेंगे, जैसे हमने बोला कि इस साल इस जगह पे ब्रिक्स समिट हुई, जैसे ब्राज़ील में इस साल ब्रिक्स समिट हुई, तो ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट हुई, तो उससे हमें सीधा-सीधा एक थॉट दिमाग में आ जाएगा कि ब्रिक्स में कौन-कौन से देश आते हैं? 5 देश आते हैं। तो वो 5 देश जो कि ब्रिक्स के अंदर आते हैं, तो ब्रिक्स एक नाम से उन पूरे 5 देशों को रिप्रेजेंट कर दिया कि इस जो भी समिट हुई होगी ब्रिक्स की ब्राज़ील में, वहाँ पर इन 5 देशों ने हिस्सा लिया होगा और इनके अलावा कोई भी 5 देश नहीं होंगे, क्योंकि वो कंस्टिट्यूट किसको करती है, केवल और केवल इन 5 देशों को। तो डिस्क्रिप्टिव्स मतलब बिफोर डिस्क्रिप्टिव्स नेम, जैसे कोई भी डिस्क्रिप्टिव्स आ गया तो हम क्या बोलेंगे, द ब्रिक्स समिट बोलेंगे, द आसियान समिट बोलेंगे, या द G20 समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट इंडिया और एनी अदर, जहाँ भी होने वाली होगी। तो इन सब के आगे जैसे हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया, ऐसे करके बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव्स हैं, इनके नाम के आगे क्या आता है, हमेशा द आता है। तो होप आपको ये 3 रूल जो होंगे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रूल नंबर 4 है वो है क्या, देखिए व्हेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ लिख रखी है, व्हेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी आपको कोई कुछ चीज़ दे रखी है, वो पर्सन भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बेसिकली ये पर्सन से ही एसोसिएटेड होता है ये वाला जो रूल है। तो जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जैसे हमने बोला कि जैसे कि मेरे कोई भी या आपके या मेरे कोई भी रिश्तेदार है, जैसे कोई भी अंकल है, वो साइंटिस्ट भी हैं और टीचर भी हैं। जैसे अंकल इज द साइंटिस्ट एंड टीचर, मेरे अंकल जो हैं वो साइंटिस्ट भी हैं और टीचर भी हैं। अब देखिए ये सिंगुलर लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक ही पर्सन है, लेकिन वो साइंटिस्ट भी है और टीचर भी है। तो यहाँ पर केवल एक ही चीज़ के आगे द आएगा,
क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। अब मैंने बोला कि एक इंसान साइंटिस्ट है और दूसरा इंसान टीचर है। जैसे मेरे अंकल जो हैं वो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट हैं और जो मेरे दूसरे अंकल हैं वो टीचर हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक जो अंकल है वो है साइंटिस्ट और दूसरे अंकल है टीचर। तो उनके आगे क्या आएगा, द साइंटिस्ट एंड द टीचर, यानी प्लूरल में चला गया वो सेंटेंस, यानी एक साइंटिस्ट है और एक क्या है, टीचर है। तो ये चीज़ होगी कि जब भी कभी आपको सेंटेंस में दिया होगा कि एक ही इंसान की बात की होगी और वो ही दो दो चीज़ें हैं, तो उस टाइम पे आप द का यूज़ केवल एक बार करेंगे। लेकिन अगर आपको दे दिया गया दो, वहाँ पे दो पर्सन्स का लाइक इलेबोरेशन कर रखा है या दो पर्सन्स के बारे में बता रखा है, या आप जनरल टॉक में भी जैसे आपको किसी दो पर्सन्स के बारे में बताना है तो आपको दो बार द का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार वो पर्सन जो कुछ है और दूसरी बार वो पर्सन जो कुछ और है। तो आप में दो बार द का यूज़ करेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है द बॉय एंड गर्ल। अब देखिए ये गलत क्यों हो गया, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि एक आदमी बॉय और गर्ल दोनों चीज़ नहीं हो सकता है। या तो वो आदमी होगा या वो वुमेन या औरत होगी। तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। तो द बॉय एंड गर्ल बोलने से हमने क्या कर दिया कि एक ही व्यक्ति है और वो बॉय भी है गर्ल भी है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। देखिए अब इसका सही क्या होगा, द बॉय एंड द गर्ल, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो जितने हमारे पास सब्जेक्ट हुए उसकी जगह पे हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी बार हमको द का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। जो रूल 5 है ये नॉर्मल रूल है और आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता होती है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि जैसे द का यूज़ कहाँ पर होता है, बिफोर बैटल्स, जैसे युद्ध होते हैं जितने सारे उनके आगे। न्यूज़पेपर्स, जैसे न्यूज़पेपर अखबार आते हैं जितने सारे, जैसे द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर है, तो उन सारे न्यूज़पेपर्स के आगे द आएगा। मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं जिन्हें हिंदी में कहते हैं, तो जितनी भी पत्रिकाएं होंगी उन सब के आगे द आएगा। स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे ग्रंथ हैं, द भगवत गीता, द बाइबल, द कुरान, उन सब के आगे द आता है। वॉर्स, जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वॉर्स, उनके आगे द आता है। जैसे वर्ल्ड वॉर, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो इस तरीके से यूज़ होता है। डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, आप कुछ भी कह लीजिए, उनके आगे द आता है। जैसे द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यानी हमने हमेशा उसके आगे क्या, किसी भी डायरेक्शन के आगे क्या आता है, द आता है। जैसे फेमस थिंग्स हैं, कोई भी फेमस थिंग है उसके आगे द आता है। यूनिक थिंग्स, जैसे सन मून अर्थ स्काई, कुछ भी यूनिक है उसके आगे। यूनिक थिंग्स मतलब कि यहाँ पे से इन्वायरमेंटल जो हमारे वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के आगे द आता है। हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे कुछ हुआ था, जैसे हम हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, वी सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे ऑन द 26 जनवरी। तो इस तरीके से ये हो गया हिस्टोरिकल इवेंट्स। रिवॉल्यूशन, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, रशियन रिवॉल्यूशन था, तो उस सब के आगे द आता है। अभी आपने पढ़ा भी होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के आगे, तो जब भी आपने बुक में भी देखिएगा और जैसे भी आप बोलते भी हैं तो उसमें भी आपका हमेशा द यूज़ होता है। द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इस तरीके से यूज़ होता है। कॉन्फ्रेंसेस है, कॉन्फ्रेंसेस के आगे आता है। कमिटीज़ हैं, कमिटी जितनी भी कमिटी होती हैं उन सब के आगे द आता है। कमीशंस होते हैं, जैसे ये साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया, ऐसे इस तरीके से बोल सकते हैं। पैक्ट्स, जितनी भी संधियाँ होती हैं, जैसे दो देशों के बीच में कोई भी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया है उसके बीच में भी बहुत सारी संधियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें के आगे द आता है। सर्वे, जितने भी सर्वे होते हैं इंडिया में या बाहर भी विदेशों में भी होते हैं, उन सब के आगे द आता है। तो एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बता दिया था, जैसे द अमर उजाला, द गीता, द बाइबल, द ईस्ट, द मून, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, द साइमन कमीशन, तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई है सबके आगे द आता है। तो ये आपको रूल जो है याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो सिक्स्थ रूल है ये है, द इज यूज बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव टू गिव अ प्लूरल मीनिंग। जैसे द का यूज़ बहुत सारे एडजेक्टिव्स के आगे आता है, जैसे कोई भी रिच है, पुअर है, या कोई भी हमें वो एडजेक्टिव मतलब जो किसी चीज़ की विशेषता बताएं, तो जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उसके आगे अगर हम द लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया द रिच हेट द पुअर। अब हमने जब यहाँ पर द रिच बोल दिया तो द रिच में सारे जितने भी अमीर हैं, रिच मतलब अमीर, तो जितने भी अमीर कम्युनिटी है सारी उसमें इंक्लूड होगी, कोई एक स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं बोला। तो ये द रिच से क्या शो होता है, प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल में चला गया वो चीज़ कि पूरी एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट हुई। और वैसे ही द पुअर के साथ भी सेम चीज़ है।
अब हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा द वाइज थिंक बिफोर दे स्पीक, यानी जो समझदार होता है वो बोलने से पहले सोचता है। मतलब द वाइज से हमने क्या बोल दिया, सारे समझदारों की बात होगी, केवल एक समझदार की बात नहीं आई, तो ये प्लूरल में चला गया। तो ये चीज़ है कि द का यूज जब कभी भी एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स से आगे यूज होता है तो उसका मीनिंग जो होता है वो एक नहीं अनेक में चला जाता है, यानी प्लूरल में चला जाता है। जैसे सिमिलरली द सिक, द डेड, द हेल्दी, द डीफ, द ब्लाइंड, तो इन सब में हमने पूरी एक कम्युनिटी के बारे में या पूरे एक ग्रुप के बारे में बात कर लिया है। तो होप आप लोगों को ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 7 जो है वो है द इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। जब कभी भी हम किसी भी फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी भी क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसके आगे द यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई लव लिसनिंग टू द विंड, मुझे हवा की आवाज़ सुनना पसंद है। तो यहाँ पर द विंड यूज़ करा हमने, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि द इज़ यूज बिफोर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो विंड से जो पता लग रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे मुझे हवा की आवाज़ सुनना पसंद है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है शी लाइक्स टू डांस इन द रेन, मतलब उसे बारिश में नाचना पसंद है। तो बारिश जो है वो एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो मतलब एक प्राकृतिक चीज़ है, और उसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ चीज़ बोली तो उसके आगे हमने द यूज़ करा। अब जैसे ये एग्जांपल है कि माय वाइफ लाइक्स द सी साइड बट आई प्रेफर द माउंटेन साइड, मतलब मेरी वाइफ को सी साइड पसंद है, यानी समुद्र तल के आसपास का आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पसंद है, लेकिन मुझे जो है वो हिली इलाका पसंद है, यानी माउंटेन साइड पसंद है। तो उसके आगे हमने 2 बार, जहाँ पर हमने क्या बोलते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करी, तो हमने 2 बार द लगाया। तो जितनी बार भी रूल याद रखिएगा कि जितनी बार भी जहाँ पर भी फिजिकल एनवायरनमेंट या किसी क्लाइमेट की बात हुई होगी वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, उन सब चीज़ों के आगे भी हम द लगाते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई हैव स्टॉप रीडिंग द न्यूज़ पेपर बिकॉज इट्स टू डिप्रेसिंग, यानी जैसे हम लोग कभी कभी बोलते नहीं है कि यार न्यूज़पेपर में तो आजकल खबरें ही एकदम से मतलब नकारात्मक खबरें आ रही हैं, नेगेटिव खबरें आ रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं है। तो वैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि मैंने इस न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उसके अंदर। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर एक आम चीज़ है, यानी न्यूज़पेपर हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ के आगे क्या यूज़ किया गया है, द। तो जब कभी भी आप इस चीज़ ऐसे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं तो उसके आगे भी द आता है। जैसे डू यू सिंग इन द बाथ, हम बोलते हैं कि यार ये बाथरूम सिंगर है, या इसे बाथरूम में नहाते वक्त गाने की आदत है। तो वैसे ही उसने पूछा कि डू यू सिंग इन द बाथ, बाथ मतलब हम रोज़ लेते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है, एक रोज़मर्रा की चीज़ है, बट उसमें भी हमको द यूज़ करना पड़ा, क्योंकि ये द का रूल है कि जो भी हमारी नॉर्मल डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उसमें हम द का यूज़ करते हैं। अब ये रूल जो है, रूल 9 जो है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता रखा है। तो जो जिन जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि बिफोर थिंग्स टू पर्टिकुलराइज और स्पेसिफाई देम, यानी कि किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए। अब मान लीजिए कि जैसे मैं और मेरा दोस्त, या आप और आपका दोस्त, जैसे आपने आज मान लीजिए कि आपने आज एक मूवी देखी, तो अब आपको कल आपके दोस्त ने पूछा कि यार तुमने मूवी देखी, तुम्हें मूवी कैसी लगी? तो आपने बताया कि आई वॉच्ड अ मूवी, मूवी वॉज गुड। अब इसका मतलब ये गलत क्या हो गया? ये गलत इसलिए हो गया कि आपने बोला कि मैंने एक मूवी देखी, लेकिन जो दूसरी मूवी थी वो, लेकिन द मूवी वॉज गुड, आई वॉच्ड अ मूवी, मूवी वॉज गुड, मतलब मैंने एक मूवी देखी, मूवी अच्छी थी। अब मेरा दोस्त क्या सोचेगा कि यार इसने एक मूवी देखी, लेकिन जो मूवी दूसरी मूवी कोई वो अच्छी थी। लेकिन अब हमने एक ही चीज़ को पर्टिकुलराइज उसी मूवी की बात करने के लिए हम कैसे बोलेंगे कि आई वॉच्ड अ मूवी एंड द मूवी वॉज गुड, यानी मैंने एक मूवी देखी और वो मूवी अच्छी थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर द का यूज़ हमें ज़रूरी करना पड़ा। अगर हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे और इस सेंटेंस को बोलते रहेंगे तो वो समझेगा कि हमने हज़ार, जितनी बार आप क्या बोलते हैं उस मूवी के बारे में बोलेंगे उतनी बार आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। और वरना अगर आप द का यूज़ नहीं करेंगे तो वो समझेगा कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। तो ये था रूल नंबर 9, जिसे बिफोर थिंग्स टू पर्टिकुलराइज। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर सकते हैं। अब जो रूल आपके सामने है, ये जो रूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इन्हें हमेशा ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि इन रूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, जैसे जो लोग एनडीए का एग्ज़ाम या सीडीएस का एग्ज़ाम या एफकेट का या रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें पता होगा कि इन चीज़ों से ये जो रूल्स हैं आर्टिकल्स में, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे रूल 10 है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे कोई भी चीज़ हमने बोली टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो किसी चीज़ की सबसे अधिकतम माप, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके आगे हमेशा यूज होता है द का। अब जैसे इसमें एक्सेप्शन क्या है? सिलेक्शन आउट ऑफ टू। अब जब हम बोलेंगे कि इन दोनों में से ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो वहाँ पर जैसे मोर ब्यूटीफुल जो है कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पर हमको द का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में से सिलेक्शन है और ये एक एक्सेप्शन है। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी उन दो बहनों में से ये ज़्यादा सुंदर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री नहीं आई यहाँ पर, यूज़ हुआ हमारी कंपैरेटिव डिग्री, बट हमको द का यूज़ करना पड़ा क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया था, यानी सिलेक्शन आउट ऑफ टू। दूसरा है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी जितना आप कुछ चीज़ करोगे उतना ही आपको कुछ चीज़ और होगी। जैसे एग्जांपल है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, मतलब जितना ऊंचा आप जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंड लगेगी या ठंड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आपको बोलते हैं कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो उस चीज़ में हो गया जितना उतना। तो हमेशा जब भी जितना उतना सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात आएगी, तो उसमें दो जितनी जगह पे वो आएगी कि जहाँ पर जितना आएगा और उतना आएगा। देखिए सेंटेंस को हिंदी में पढ़ लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि जैसे जितना आप ऊपर जाओगे, द हायर यू गो, तो हमेशा जितने के आगे और उतने के आगे कि उतना ठंडा होगा, तो जितना उतना जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमेशा द का यूज़ होगा। अब रूल नंबर 11, बिफोर नेशनल सेक्ट कम्युनिटी व्हेन वी टॉक अबाउट देम। जैसे हमने किसी भी नेशनल के बारे में बात करी, जैसे इंडियंस पीपल्स जो भी कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे नेशनल्स मतलब वो लोग, वो पूरा समाज जो किसी जगह, किसी देश या किसी नेशन में कंट्रीब्यूटेड है या नेशन उसको कंस्टिट्यूट करता है, तो वो हुआ। जैसे एग्जांपल है, द इंडियंस आर पेट्रियोटिक, यानी हमने यहाँ पर सारे इंडियंस की बात करी, किसी एक की बात नहीं करी। तो जब हम उनके बारे में बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट देम, मतलब जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें द राजपूत आर ब्रेव, हमने पूरे राजपूतों के बारे में बात कर ली, तो यहाँ पर हमें द का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि जैसे मैंने बोला कि ए आर रहमान, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया कि ए आर रहमान वो भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता था, तो मैं क्या बोलूँगा, ए आर रहमान वॉज द इंडियन। अब द इंडियन बोल के यहाँ पर हमने क्या करा था कि पूरे उसको रिप्रेजेंट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर केवल एक व्यक्ति है, लेकिन वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने वहाँ पर भी हमें द का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक इसका एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि आई एम द इंडियन हु वॉन द ऑस्कर लास्ट ईयर, यानी मैं वो इंडियन हूँ जिसने पिछले साल ऑस्कर जीता। तो यहाँ पर इंडियन के आगे हमको यहाँ पर यूज एक ही इंसान के बारे में बोला गया है, बट हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा द का, क्योंकि एक इसका एक्सेप्शन है। अब जो रूल नंबर 12 है वो है कि द इज यूज व्हेन वी एम्फेसाइज ऑन लैंग्वेज ऑफ सम प्लेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने किसी भी देश की लैंग्वेज के बारे में बोला, हमने बोला कि अंग्रेज जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, इंडियंस जो है वो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो इस तरीके से उसके आगे द यूज होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिससे कि किसी चीज़ का भाव पता लगता है, जैसे रोना, हंसना, प्यार और जो भी है, वो सब चीज़ें जो होती है भाववाचक संज्ञा में कंस्टिट्यूट होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि आई लाइक इंग्लिश, जैसे मैंने बोला आई लाइक इंग्लिश यानी मुझे इंग्लिश पसंद है। अब मैं अगर बोलूँगा किसी देश के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने बोला द इंग्लिश ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड, यानी जो भारत देश है उसकी इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज के आगे क्या यूज़ कर दिया, द यूज़ कर दिया। तो द इंग्लिश ऑफ इंडिया इज़ वेरी गुड, यानी कि अगर हम किसी देश के या किसी प्लेस के या किसी कम्युनिटी के लैंग्वेज के बारे में बोलेंगे तो हम उसके आगे हमेशा द लगाएंगे। अब जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का एग्जांपल ये है कि आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बट जब मैं उस भाव को अलग रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने किसी इस चीज़ में इम्फेसाइज करा, हमने इम्फेसाइज कर रखा है उस चीज़ पे, मेरी माँ के प्यार के बारे में मैंने इम्फेसाइज किया कि
द लव ऑफ माई मदर इज़ एक्विसिट, यानी मेरी माँ का प्यार जो है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। एक्विसिट का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो चीज़ जो है वो ये रही। अब जो द होता है, जो हम द यूज़ करते हैं, उसका इंग्लिश में मतलब होता है दैट, और हिंदी में उसको बोलते हैं हम वो। जैसे हम कभी किसी को सुनते हैं तो वो दे भी यूज़ करता है, कुछ लोग दी यूज़ करते हैं, कुछ लोग द यूज़ करते हैं। तो हमें कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार द जो बोलें या दी जो बोलें। तो इसका भी सिंपल सा फंडा है कि द को जब हम वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं तो उसे दी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे दी एप्पल, दी एनिमी, द एंड, द ऑरेंज, यानी यहाँ पर जितने भी हैं वॉवल्स हैं। वॉवल्स मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि क्या होते हैं। दूसरा, जब हम द को कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसे द बोला जाता है। जैसे हम बोलेंगे द स्टोर, द मैन, द बॉय एंड द रॉक। तो इस तरीके से ये जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपकी स्पीकिंग में भी यूज़ हो सकता है और आपके लिखने में भी। अगर आप किसी चीज़ में लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कुछ चीज़, तो उसमें हमेशा आर्टिकल्स में ये बहुत ही गोल्डन रूल है और आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।